नमस्कार, मैं हूं नगमा। पिछले चंद दिनों में पाकिस्तान मेरी जान और कश्मीर पड़ेगा पाकिस्तान और मुसर्रत आलम बागी ने ऐसे नारे हमने बहुत सुने। कश्मीर में अलगाववाद की आग फिर से सुर्खियों में है और ये आग वैसे धधकती रही है, कभी वो धीरे धीरे बढ़ती आती है लेकिन सुलगती हमेशा रही है। नौजवानों के हाथों में पत्थर थमाने वाला शख्स मुसर्रत आलम जो अलगाववादी नेता सैयद गिलानी की जगह लेना चाहता है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनने के बाद से मुसर्रत आलम खबरों में है। पहले वो जेल से छोड़ा गया तो खबरों में आया, अब फिर हिंदुस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने की वजह से फिर जेल पहुंच गया। कश्मीर में अलगाववादियों को लेकर नरम रही पीडीपी और देश की अखंडता और एकता बनाए रखने के लिए और अलगाववादियों पर सख्ती की बात करने वाली बीजेपी के गठबंधन के बीच घाटी में फिर माहौल खराब हो रहा है। और ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि कहीं पर जो फायरिंग हो रही है क्या वो घी का काम नहीं कर रही है आग में। आतंकी हाफिज सईद ने भी पाकिस्तानी चैनल में कबूल कर लिया है कि वो पाकिस्तानी सेना और सरकार के साथ मिलकर भारत के खिलाफ काम कर रहा है। पिछले चंद दिनों में कश्मीर में जो कुछ हुआ उससे कुछ बातें साफ हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का एजेंडा हाफिज सईद के भाषणों से साफ है। दूसरा, क्या मुसर्रत आलम के बहाने फिर से घाटी में अलगाववादी खुद को संगठित कर रहे हैं और क्या ये अलगाववादियों को फिर से खुद को केंद्र में लाने का मौका मिल रहा है। हम आपको मिला दें, हमारे जो पैनल यहाँ पर आज मौजूद है, हमारे साथ कश्मीर में श्रीनगर से जुड़ रहे हैं वहीदुर रहमान जो नेता हैं पीडीपी के। हमारे साथ इंजीनियर राशिद हैं, वो निर्दलीय विधायक हैं। और हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में तमाम लोग हैं। मैं आपको मिलवा दूं अमिताभ सिन्हा से जो कि वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। हमारे साथ भीम सिंह हैं, पैंथर्स पार्टी के मुख्य संरक्षक। प्रोफेसर एमएम अंसारी हमारे साथ हैं जो कश्मीर में वार्ताकार रह चुके हैं और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रहे हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी, सुरक्षा विशेषज्ञ। प्रोफेसर सिद्दीक वाहिद जो कि सीनियर फेलो हैं सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च और पूर्व कुलपति हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। और एसआर गिलानी, डीयू के प्रोफेसर। ये तमाम जो हंगामा मचा हुआ है उस बीच चूंकि पीडीपी और बीजेपी की वहाँ पे सरकार है तो एक सवाल जो है वो बार बार पीडीपी और बीजेपी से पूछा जा रहा है कि मुसर्रत आलम जिसकी वजह जो बहाना बना घाटी में इतने हंगामे की, उसको सबसे पहले छोड़ा ही क्यों गया। ये आपने मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ वहीदुर रहमान साहब कि आप लोगों ने उसको जो छोड़ने का फैसला लिया तब क्या आपको अंदाज़ा नहीं था? पहले भी जब वो 2010 में गिरफ्तार किया गया था तो सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी, उसकी जानकारी देने वालों के लिए भी 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। फिर उसको छोड़ने से ये जाहिर था कि घाटी में अलगाववाद फिर भड़केगा। वो कहता रहा है कि वो बाहर आएगा तो फिर वही करेगा। फिर उसके छोड़ने के पीछे का मकसद क्या था? उसमें कोई मिसाल सियासत की बात नहीं है। यहाँ सिस्टम चलता है, पुलिस अपने हिसाब से काम करती है। जब कोर्ट का ऑर्डर आया उन्होंने छोड़ दिया, कल लगा उनको कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उन्होंने फिर से बुक किया। जो मैं कहना चाहता हूँ इस प्रोग्राम में सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कश्मीर की सियासत बदल गई है 2015 में। इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम अ आर्मड कॉन्फ्लिक्ट टू अ नॉन आर्मड कॉन्फ्लिक्ट, फ्रॉम अ मिलिटेंट कॉन्फ्लिक्ट टू अ मेन स्ट्रीम सेपरेटिस्ट कॉन्फ्लिक्ट। नाउ इट इज़ एन आइडियोलॉजिकल बैटल। अब यहाँ मिसाल पहले 1 लाख मिलिटेंट हुआ करते थे तो सिक्योरिटी फोर्सेस उनको कॉम्बैट तरीकों में हैंडल करते थे। एक स्टोन पेल्टर और सिविलियन को उस तरीके में हैंडल नहीं किया जा सकता है जैसे एक मिलिटेंट को हैंडल किया जाता है। दूसरा, वही फौज जो मिलिटेंसी के लिए इस्तेमाल हुई वो सिविलियन हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती है। यहाँ की सबसे बड़ी कैजुअलिटी पिछले 20 सालों में यहाँ का नौजवान बना। वो मिलिटेंट बना, वही टास्क फोर्स में गया, वही इखवानी बना, वो ड्रग्स में है, वो डिप्रेशन में है। गर्ज कहने का यह है कि पिछले 6 सालों में भी अगर आप देखें पुरानी सरकार की सबसे बड़ी कैजुअलिटी नौजवान था और हमारा सारा फोकस नौजवान की रिहैबिलिटेशन पे है, रीइंटीग्रेशन पे है और उसकी डेवलपमेंट पे है। लेकिन उसके लिए इस सरकार को समय चाहिए। हम 30 दिन पुरानी एक सरकार है और आप हमें 30 साल के कॉन्फ्लिक्ट को बोलते हैं आप खत्म करिए। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 30 साल के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कीजिए। हम कह रहे हैं कि जो आपने अभी किया क्या वो सही था, वो गलत था? हम इस स्टेट को जेल तो नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो लोगों को छोड़ना है। हम कह रहे हैं कि आइडियोलॉजिकल बैटल। देखिए, सजाद लोन भी एक सेपरेटिस्ट था, आज वो मेन स्ट्रीम में है। अमिताभ, चूंकि आपके सहयोगी हैं वहां पर सरकार चलाने में बीजेपी में, आपसे पूछना चाहती हूँ जिस हीलिंग टच की ये बात करते हैं, आप मानते हैं कि उस हीलिंग टच में कुछ गलत नहीं होना चाहिए? हीलिंग टच आपके भी सीएमपी में था कि बातचीत तो होनी चाहिए अलगाववादियों से।
चुनाव के समय में इन अलगाववादियों ने बायकाट किया था, उसके बावजूद वहां 65% पोल हुआ। इन लोगों की अब तो मुंह नहीं रही, हैसियत नहीं रही बोलने की, तो इस तरह के ये हथकंडे अपनाते हैं दोबारा मेन स्ट्रीम में आने के लिए। रशीद साहब, जो गिरफ्तारी हुई मसरत आलम की, उसके बाद जिस तरह की वहां पर कई जगह पर, मैं नहीं कहूंगी कि बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन उसको लेकर छिटपुट विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, तो ये जो गिरफ्तारी थी, आप मानते हैं कि उसने गैर कानूनी काम किया, हिंदुस्तान में पाकिस्तान के नारे लगाए, गिरफ्तारी जो हुई है वो सही है, और क्या घाटी में उसका विरोध है बहुत? कश्मीर में जो कुछ भी है, अगर वो हिंदुस्तान के किसी और शहर, किसी और रियासत में होगा, तो कहीं भी अलगाववाद के नाम पर लोग नहीं निकलेंगे, कहीं भी उग्रवाद के नाम पर लोग नहीं निकलेंगे। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आप एक पॉलिटिकल इशू से इनकार नहीं कर सकते हैं। ये मसरत आलम नहीं कर रहा है, बल्कि कश्मीर के चप्पे चप्पे में कश्मीरी लोग चाहते हैं इस मुसीबत से नजात मिले। कश्मीर के लोग अमन पसंद लोग हैं, लेकिन अमन तब कायम होगा जब आप इंसाफ करें। आपने बात की 65% वोट पड़े, मैं बिल्कुल मानता हूं 65% वोट पड़े, लेकिन जिन लोगों ने हमें वोट दिए, उन्होंने हमें वोट दिए हैं सड़क के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए। हमें 65% वोट जो मिला, बिल्कुल हमें वोट लोगों ने दिया। लेकिन इलेक्शन में जाके कभी भी मुफ्ती साहब या उमर अब्दुल्ला या इंजीनियर रशीद ये नहीं कहता है कि आप हमें वोट दो तो हम आपको हिंदुस्तान का अटूट बनाएंगे। ये लोग झूठ बोलते हैं इलेक्शन में जाके, चाहे पीडीपी हो, एमसी हो। इलेक्शन में जाते हैं, कहते हैं हम कश्मीर का मसला हल करेंगे, लेकिन जब इलेक्शन जीतते हैं तो फिर भूल जाते हैं, फिर बीजेपी की बाहों में खेलते हैं। ये भी इस चीज के लिए जिम्मेदार है। इनको फिर कश्मीर इशू याद नहीं रहता है। जम्मू कश्मीर आज तक 60 वर्षों में भारत का हिस्सा बन सका। जम्मू कश्मीर का संविधान अलग, आपका संविधान मुझ पे लागू नहीं हो। आई एम नॉट योर सिटीजन, वो ठीक कहता है जो बोलता है उधर। हमने आपको अलग संविधान दिया। पार्लियामेंट के देश की संसद को मुझ पर कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर में मेरा झंडा अलग क्यों है? और धारा 370 के तहत ये डरते हैं आज बोलने से भारतीय जनता पार्टी वाले, जिनको हिंदू वोट मिला है जम्मू से, खामोश हैं। सौदा कर दिया, पुर्सी के लिए वो अलग बात है। मैं ये कहना चाहता हूं 370 में संशोधन क्यों नहीं? भारत इस देश के पार्लियामेंट को जम्मू कश्मीर पर कानून बनाने का क्यों हक नहीं है? जी प्रोफेसर अंसारी, आपको लगता है जो ये कह रहे हैं, एक तो ये कि अभी तक जम्मू कश्मीर को जो इंटीग्रेट नहीं किया जा सका भारत में, उसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा तमाम पार्टियों का रहा है। क्या ये मसला जो हल नहीं हुआ है उसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? पॉलिटिकल विल नहीं रही है? आपके पड़ोस में एक ऐसा मुल्क है जो किसी कीमत पे ये मसला हल नहीं होने देना चाहता? क्या वहाँ की यूथ जो है वो टोटली उसको एंगेज नहीं किया गया पॉलिटिकली? आप कैसे समझते हैं इसको? आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है पॉलिटिकल विल। जी, मैं समझता हूँ कि अगर कहीं कुछ कमी है तो ये हमारी एक पॉलिटिकल विल की कमी है। और इसकी वजाहत मैं यूँ करूँगा कि अभी पिछले हफ्ते जो कुछ भी हुआ है कश्मीर में, मैं समझता हूँ कि कोई कुछ नया नहीं हुआ है। वहाँ के लीडर्स जेल में जाते रहे हैं, बाहर आते रहे हैं, और ये धरने एजिटेशंस होते रहे हैं, पाकिस्तान फ्लैग भी दिखाए जाते हैं, पाकिस्तान के नारे भी लगाए जाते हैं। कोई वहाँ पे अभी जो हुआ है नया काम नहीं हुआ है। हमारा इंटरलॉक्यूटर्स ग्रुप हुआ था, उसमें हमने कहा था कि आपको तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करनी है। और आपको याद होगा कि वाजपेयी जी ने और अडवाणी जी ने यही सब किया था, मनमोहन सिंह ने भी किया, और सबने इस तरह की प्रॉमिसेस भी की कि कश्मीर के मसले को इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत के दायरे में हल होगा। सज्जाद लोग जो पहले सेपरेटिस्ट थे उनसे भी बात हुई है। तो सवाल ये है कि ये जो आज माहौल पैदा हुआ है ये क्यों हो रहा है? 7 हफ्ते हो गए इस सरकार को बने हुए, अब तक क्यों नहीं इनिशिएटिव ली गई कि ताकि वहाँ के तमाम स्टेक होल्डर से बात हो और किसी भी तरह से ये पॉलिटिकल जो मसला है इसको हल करने की कोशिश की जाए। सिद्दीक भाई साहब, आपको क्या लगता है इन जो सरकार है वहाँ पर उन्होंने उस पॉलिटिकल डिस्कोर्स या तमाम स्टेक होल्डर से बात करने के जिस तरह के काम होने चाहिए थे वो क्या किया अभी सही ढंग से? नहीं, अभी तक बिल्कुल नहीं किया। और अगर आप उनका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है या एजेंडा फॉर अलायंस है, अगर उसको पढ़े आप, तो जो भी उन्होंने लिखा है, मतलब पॉलिटिकल इशू के, पॉलिटिकल डिस्प्यूट के बारे में, उसमें मोटा हिसाब उन्होंने कहा है जो सबने कहा है अभी तक, जितने भी गवर्नमेंट्स हो। और एक बात और है कि जितने भी जो संगीन मामले हैं, द कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स सच एज 370, आर्टिकल 370 वगैरह,
उनको उन्होंने बैक बर्नर में रखा है। बोल रहे हैं कि हम बैक बर्नर में तो 70 साल हो गए बैक बर्नर में रख के, तो अब आगे बर्नर में कब आएगा? और आग इसलिए जल रहा है क्योंकि वो बैक बर्नर में है। तो और स्टेक होल्डर्स की जो बात होती है कि तमाम स्टेक होल्डर्स के पास, कौन है स्टेक होल्डर्स? स्टेक होल्डर्स हैं जो 2 बच्चे मारे गए इन द लास्ट हफ्ते में, वो हैं स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स हैं मुफ्ती साहब, स्टेक होल्डर्स हैं सब कश्मीर के जितने भी हैं, और इंडिया के हैं और पाकिस्तान के हैं। क्योंकि पाकिस्तान, लोग भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में भी गिलगित बल्तिस्तान कह के और जो वो आजाद मतलब पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए उनके हिस्से में, उनसे भी बात होना ही जरूरी है। आप उसके किस बगैर तो हो नहीं सकता है। पीओके जिसको हम कहते हैं वहां पे, जिसको पीओके कहते हैं वो लोग कहते हैं, हम पीओके, हम उनको कहते हैं पीओके, और इंडिया पाकिस्तानी कहते हैं आईओके, इंडिया ऑक्यूपाइड। और जब कश्मीरी बोल रहे हैं हम ऑक्यूपाइड है तो कोई भी मानता नहीं है। कमाल है, ये भी एक चीज है। गिलानी साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो बात यहाँ पर उठती है या जो कश्मीर से आवाज आती है कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, ये कभी नहीं कहा जाता है कि हम ये मसले को लेकर यूएन में गए, हमने कश्मीरियों के राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन का वादा किया, ये नहीं कहा जाता लोगों को। जो यूएन रेजोल्यूशन है वो साफ कहती है कि पहले पीओके को पाकिस्तान खाली करेगा, पाकिस्तान की फौज वहां से हटेगी। वो हटी है साहब? नहीं, वो तो दोनों तो वो हटी है। तो दोनों को फौजों को हटना पड़ेगा, और तब पाकिस्तान में जाके बात करिए ना। अब्दुल हमीद जैसे परमवीर चक्र विजेता हमारे मुसलमान भाई हैं, ब्रिगेडियर उस्मान जैसे हमारे मुसलमान भाई हैं, और हम सब भारतवर्ष का हिस्सा हैं। ठीक है। आप कह रहे हैं, और ये जो स्क्रीन पे नारे लग रहे हैं, जिए जिए पाकिस्तान, केवल रिलीजियस कम्युनल फीलिंग को भड़का के वहां पे ले जाने के लिए, ये हमारा देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। कश्मीर विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, आज भी 10,000 साल के बाद भी। एक मिनट गिलानी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो नारे लग रहे थे, ये नारे जो हैं आपके हिसाब से इनकी इजाजत होनी चाहिए? क्योंकि अपना तरीका है विरोध का। जब तक हिंदुस्तान में लोकतंत्र, इसलिए हम इसको अलाउ भी करते हैं, बिल्कुल, जबकि पीओके में ये इजाजत नहीं होती है। बिल्कुल, मैं वही कहना चाहता हूं कि जब तक आप कश्मीरियों को राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन नहीं देते हैं, जब तक वो अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तब तक अगर कोई कहता है कि मैं पाकिस्तान के साथ जाना चाहता हूं, I should not have any problem. तो अनलॉफुल नहीं है। मुझे you will have problem, but I should not have problem. Okay. A Kashmiri will not have problem unless Indians will he have decides his problem. future. आपको लगता है गैर कानूनी नहीं है ये? गैर कानूनी नहीं, जनरल बख्शी एक मिनट, गैर कानूनी नहीं है ये आपके हिसाब से? नहीं, गैर कानूनी नहीं है। आप इंटरनेशनल लॉ को देखिए, गैर कानूनी नहीं है। प्रोफेसर, हम तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में गए और बहुत सारे ग्रुप्स है, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिससे हम नहीं मिले, और वहाँ पे हमने उनसे पूछा कि क्या वाकई आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं? तो वो सब कहते थे कि यार साहब, कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान की क्या हालत है, चाहे वो उनकी माशी हालत हो, चाहे वो उनकी मिलिट्री पोजीशन हो, या ह्यूमन राइट्स की बातें हैं। तो कहने कि वहाँ कोई नहीं जाना चाहता, वो ये चाहते हैं कि उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, जो उनकी जो कदरें हैं, उनको मानी जाए और उनके हिसाब से उनको रहने दिया जाए। तो गर्ज ये कि उसमें से मेरी तो ये असेसमेंट है, मेरी ये ज़ाती असेसमेंट है कि कश्मीर में कोई भी हो, कोई किसी भी तरह का ग्रुप हो, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान हो, पंडित हो, या और बहुत सारे जो मजहबी ग्रुप के लोग रहते हैं, कोई वहाँ से पाकिस्तान जाना नहीं चाहता। वो जम्मू कश्मीर की हम पूरी बात कर रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। इंजीनियर रशीद साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। जो आपके स्टूडियो में हमारे मेहमान बैठे हैं और जो ऑडियंस आपके जो सामीन हैं, वो इतिहास पढ़ लें। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। 15 अगस्त 1947 को जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर ने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया। वो जो धारा 370 को खत्म करने की बात की जाती है, पाकिस्तान को गालियां दी जा रही है, आप ये मत भूलिए कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशन में गए। अगर आज कोई कहता है पंडितों का मसला, बाकियों का मसला, हम मजहब की बुनियाद पर कश्मीर मसले का हल नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं लेट द मेजॉरिटी डिसाइड। आप वहां पर रायशुमारी करा दीजिए। अगर लोग 70%, 60% लोग जिन्होंने वोट दिए, अगर वो हिंदुस्तान के हक में वोट देते हैं, तो पाकिस्तान का मुंह भी बंद हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एंगेजमेंट, वो चाहता है नौजवान के, ये चाहता है। एक तो ये भी कहा जाता है कि पत्थरबाजी के भी पैसे मिलते हैं, क्योंकि बेरोजगारी है, पैसे के लिए लोग कुछ भी कर लेते हैं। जो बात हो रही थी कि 2 नौजवान मरे हैं स्टेट वायलेंस की, वो भी एक फैक्ट है वहां पे। मैं जनरल बख्शी, आप इसे अग्री नहीं करेंगे, लेकिन अब ये भी मांग उठ रही है कि क्या मौका आ गया है कि एफ्स्पा कश्मीर से हटाया जाए? अभी मुफ्ती सरकार ने चार्ज लिया है। मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने सारे हिस्ट्री शीटर छोड़े, इन्होंने सारे जिनके खिलाफ केस थे वो छोड़े, फिर इन्होंने मसरत आलम को छोड़ा, जो कि ISI का पेड एजेंट है, एजिटेटर है।
और देखिए 1 महीने के बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई है। सिर स्वा आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे क्या, बताइए ये लोगों का हित है। देखिए तो इसी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने, प्लीज नगमा मैं खत्म कर लूं, इसी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बाइकॉट की कॉल दी थी। इस बाइकॉट की कॉल के बावजूद 60% से ऊपर रिकॉर्ड परसेंटेज वोटर टर्नआउट हुआ है। देखिए केवल डाउनटाउन श्रीनगर में एक तबका है जो ये आवाजें लगाता है क्योंकि आवाज ऊंची है और मीडिया का माइक पास है, इसलिए लगता है कि पूरे जम्मू कश्मीर में आग लगी हुई है। ये गलत है। इस बात पे यहाँ पे हमारे साथ एक और जर्नलिस्ट हैं नसरीन हामिद जो है, वो यही कहना आप चाह रही थी कि जितना हंगामा मचा है उसमें शायद हम लोगों की गलती है कि हम लोगों ने उस हंगामे की तस्वीर ज्यादा दिखाई। जी बिल्कुल, मैं ये चाहती हूँ कि मसरत आलम को जितने हमारे नौजवान बैठे हैं किसी ने देखा भी नहीं होगा आज तक, क्योंकि वो जेल में थे। मैं खुद 20 साल से वहाँ पर काम कर रही हूँ और हर तबके से मेरी भी मुलाकात रही है। सबसे बड़ी बात, जो मसला है उसे चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएसएस, चाहे बख्शी साहब हो, क्योंकि मैंने खुद देखा है वहाँ पर इतनी आर्मी, इतनी डिसिप्लिन फोर्स इंडिया की, और कितनी गलतियां हुई वहाँ पर, कितनी गोलीबारी में कितनी नौजवानों को शहीद किया गया। और ये बात आई सामने क्योंकि फिर वो उनका कोर्ट मार्शल हुआ उन लोगों का। लेकिन आज आप देखिए ना, मीडिया में कितना इस सब्जेक्ट को ग्लोरीफाई कर दिया गया। पहले भी वहाँ होता था। मसरत आलम आज घर घर में लोगों को चर्चा का विषय है, गिलानी साहब चर्चा का विषय है। जो लोग हाशिए पे थे शायद, चाहे वो आसिया अंद्राबी हो या वो गिलानी साहब हो या मसरत आलम हो, वो हमारे मीडिया में इतनी प्राइमरी जगह इन्होंने ले ली। उनको हमने क्या मौका दिया है अपना एजेंडा लेके वापस केंद्र में आने का? मैं समझता हूँ किसी चीज को कारपेट के नीचे छुपा देना ठीक नहीं रहता। एयर इट आउट, लेट्स फेस द बेसिक प्रॉब्लम। आर यू पाकिस्तानीज, आर यू इंडियंस? तो वो खुला कह रहे हैं। अगर 65 सालों में देखी जाए तो वहाँ पे या तो हड़ताल होता रहा है या शटडाउन, या किसी न किसी वजह से वहाँ के हालात बहुत अच्छे रहे नहीं। और उसका सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा जो विक्टिम है वो यूथ रहा है। न तो उनकी प्रॉपर एजुकेशन हुई है, वहाँ की हेल्थ कंडीशंस की मालूम है, नेचुरल कैलेमिटीज से जो उनके नुकसानात होते हैं, और यानी कि गवर्नेंस की वजह से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन जो है वो बिल्कुल ही चौपट है। अगर किसी भी तरह से आप इनके सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को अगर आप कंपेयर करें अक्रॉस द स्टेट्स, तो हम देखते हैं कि बावजूद इसके कि वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है और सेंटर ने काफ़ी पैसा वहाँ पे भेजा है, लेकिन करप्शन के पैमाने पे अगर आप देखें, डेवलपमेंट के पैमाने पे देखें, तो कश्मीर ने बहुत कुछ अच्छा नहीं किया। तो सेंटर से 3 स्कीम चलाई गई, और ये जो सेंटर से 3 स्कीम जो चलाई गई वो इसका स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है JNK स्टूडेंट्स के लिए, उड़ान स्कीम है एम्प्लॉयमेंट के लिए, हिमायत स्कीम है फॉर ड्रॉप आउट्स के लिए। ये तीनों स्कीम जो है सेंटर ने भी जो चलाई है उनका भट्टा बैठा हुआ है। मैं बताना ये चाहूँगा कि न तो स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ किया है वहाँ के यूथ के लिए, और न जो सेंट्रल स्कीम्स हैं उनसे हुआ है।